प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरणिक विभाग से अपठित अनुच्छेद को पढ़ेंगे। परंतु अपठित अनुच्छेद को पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले इन चित्रों को देखिए। इन चित्र में आपको कुछ समाचार पत्र, कुछ साहित्यिक पुस्तकें, कुछ जो है आपके मतलब पत्र पत्रिकाएं दिखाई दे रही है। तो जो आपको अनुच्छेद दिया जाता है वो इन्हीं में से दिया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद जो आपके निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पे नहीं होता है, बल्कि वह हम आपके जो जिस वर्ष की पाठ्य पुस्तक है उससे बाहर की पुस्तकों से या समाचार पत्रों से या पत्र पत्रिकाओं से हम आपको देते हैं। तो अपठित अनुच्छेद को प्रारंभ करने से पहले आइए जाने कि अपठित शब्द का क्या अर्थ है, अपठित अनुच्छेद को बार बार पढ़ने से क्या लाभ होता है तथा उसमें आए प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है अपठित बोध। अपठित बोध जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसिन का समानार्थी है। इस शब्द की रचना में पाठ मूल यानी कि पाठ मूल शब्दों में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय को जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य और पद्य का वे अंश जो आपके पाठ्य पुस्तकों में संकलित नहीं होते, अपितु ये हम बाहर से यानी कि इन्हीं समाचार पत्र पत्रिकाओं से आपको दिए जाते हैं। उस अपठित गद्यांश को कि जो भाषा है वो कठिन नहीं होती, अपितु प्रेरणात्मक, सामाजिक, पारंपरिक से यानी कि परंपराओं से युक्त होती है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अर्थात इसे समझने में व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। अब अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश प्रश्न में पूछे गए वे अंश होते हैं जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों यानी कि आपकी पुस्तकों से नहीं पूछा जाता। यह समाचार पत्रों, साहित्यिक पुस्तकों वे आपके पत्र पत्रिकाओं से पूछा जाता है। ऐसा जो गद्यांश जो है जो भले ही आपके पाठ्य पुस्तकों से हटकर हो, परंतु इसकी विषय वस्तु, इसका स्तर, भाषा शैली उसी से मिलती जुलती है, जिसके कारण हम इसे आसानी से समझ पाते हैं। हम अपठित गद्यांश को बार बार हल करने में हमें इससे क्या लाभ होता है? इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम नए नए शब्दों, वाक्यों, मुहावरों के बारे में जान पाते हैं। इससे हमारे ज्ञान का भंडार यानी कि शब्द ज्ञान का भंडार बढ़ता है और हमारी भाषिक योग्यता भी बढ़ती है। अर्थात इनको बार बार पढ़ने से हमें ये सब लाभ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें आए जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दें। उन प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए गद्यांश को हम एक बार ध्यान से पढ़ें। गद्यांश को पढ़ने के बाद समझ में ना आए अंशों, शब्दों को या वाक्यों को जो है दोबारा गहनता पूर्वक फिर से पढ़ें। गद्यांश के मूल भाव और उसमें जो भाव छिपे उसे अवश्य समझ लेना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव क्या है? गद्यांश में व्याकरणिक दृष्टि से आए कुछ शब्द यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य को रेखांकित कर ले। फिर उसमें पूछे गए जो प्रश्न है उन्हें पढ़कर उसी गद्यांश में खोजने का हम प्रयास करें कि हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं व जो हमसे जानना चाहते हैं उसी गद्यांश के अनुसार ही हम उसी के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर खोजें। जब हम प्रश्नों के उत्तर दें, मूल भाव और संदेश संबंधी जो प्रश्न है उनके जवाब पूरे गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा का विशेष ध्यान रखिए। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावमयी होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। घुमा फिरा के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास ना करें। तो बच्चों, ये था कि आप किस प्रकार से गद्यांश को पढ़कर, समझकर उनके प्रश्नों के हल दे सकते हैं। हम बार बार क्यों अभ्यास करवाते हैं? आपके कक्षाओं में आपके हिंदी अध्यापक बार बार गद्यांशों का अभ्यास करवाते हैं ताकि आप बहुत सारे नए ज्ञान, शब्द, वाक्यों को जान सके और जब आप परीक्षा में बैठे तो उन्हें आसानी से आप समझकर उन प्रश्नों के उत्तरों को दे सके।
आज हम अपना अब पहला अनुच्छेद जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, जो हमारा पहला अनुच्छेद है, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये जो चित्र है व जो अनुच्छेद हम करेंगे वो आपके इतिहास के पन्नों से है। इतिहास का वो पन्ना, वो कहानी पता नहीं आपको याद भी है या आप भूल चुके हो। देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे कि राणा सांगा है, रानी कर्मवती है, बहादुर शाह जफर है और सम्राट हुमायूं है। ये कहानी राजस्थान के मेवाड़ राजा और रानी, अफगान के बादशाह बहादुर शाह जफर और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी है। जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, रानी कर्मवती अकेली पड़ जाती है। रानी कर्मवती को अपने राज्य को बचाने की चिंता होती है। इतने में गुजरात के बादशाह यानी अफगानी बहादुर शाह जफर जो है वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो देखता है कि राज्य जो है वो राजा विहीन हो गई है, अर्थात राजा नहीं है। अब मैं आसानी से इस राज्य को अपने अधिकार में कर सकता हूं। और बहादुर शाह जफर ने चढ़ाव कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब रानी कर्मवती क्या करती? उस समय उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं मुगल सम्राट हुमायूं से मदद मांगू, परंतु एक मुगल एक हिंदू राजपुतानी को क्यों मदद करेगा? और ये प्रथा तब से प्रारंभ हुई, यानी कि रानी कर्मवती ने सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। एक धागे की वो महत्वता हुमायूं यानी कि सम्राट हुमायूं ने समझा। जब उन्हें रानी कर्मवती के द्वारा भेजा गया संदेश और साथ में राखी मिली, एक मुगल सम्राट होते हुए भी जो कि कहीं युद्ध पे गए थे, वहीं से वो रवाना होते हैं रानी कर्मवती की सहायता करने के लिए। अर्थात अपने धर्म को छोड़कर एक हिंदू बहन की जो है सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने यहां पर एक चीज, सबसे बड़ी बात है, अपने रिश्ते को धर्म से ऊपर रखा। उन्होंने उसके महत्व, राखी के महत्व को समझा। वे पहुंचे मेवाड़, परंतु शायद ये कह सकते हैं कि रानी कर्मवती का भाग्य साथ ना दे सका। वे अपने भाई के दर्शन ना कर सकी क्योंकि अफगानी उन पर आक्रमण कर चुके थे। रानी कर्मवती ने अपने राज्य की सभी स्त्रियों को लेकर अफगानों के हाथों जाने से अच्छा जौहर कहना, अर्थात अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना अच्छा समझा, बेहतर समझा। हुमायूं के पहुंचने से पहले ही उन सभी स्त्रियों ने रानी कर्मवती के साथ जौहर कर लिया, परंतु हुमायूं जब वहां पहुंचे, उन्होंने अफगानों को वहां से खदेड़कर, हराकर उन्हें भगा दिया, परंतु वे जो है रानी कर्मवती से मिल ना सके। तो बच्चों, ये जो कहानी थी, ये राखी के महत्व को दर्शाती है। ये वो राखी, वो प्रथा उस समय जो प्रारंभ हुआ था, आज तक ये प्रथा चली आ रही है। आज भी हर वर्ष हम अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हैं। भाई हमें वचन देता है कि वो प्राण रहते हमारी रक्षा करेगा। ये तो हम केवल अपने भाई जो अपनी बहन की रक्षा के लिए बोलते हैं, लेकिन सरहद में रहने वाले जो सैनिक है, जब वो अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाते हैं तो वो केवल अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रण नहीं करते, बल्कि पूरे भारत वर्ष की जो है नारियों की रक्षा करने के वो प्रण करते हैं। केवल अपनी बहनें या नारी जातियों के नहीं, बल्कि उनके सुहाग यानी कि उनके पति की भी रक्षा करने के वो प्रण करते हैं। और इस प्रकार से वो सैनिक जो है सरहद पर रह के पूरे देशवासियों की रक्षा करता है, केवल वो एक धागे के महत्व, उस राखी के महत्व को समझते हुए। तो उसी से संबंधित हमारा जो अनुच्छेद है, देखिए बच्चों, राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह की विधवा पत्नी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। भारत में यह रिवाज यानी कि परंपरा चली आ रही है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन, हम राखी का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती है और बदले में भाई जान देकर अपनी बहनों की इज्जत की रक्षा करते हैं। कर्मवती मेवाड़ जो कि राजस्थान में है, मेवाड़ की रानी थी। गुजरात के बादशाह अब बहादुर
शाह जफर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर परोक्ष रूप से उसे बचाने का अनुरोध किया। हुमायूं मुगल था, पर उसने राखी का मूल्य ठीक समझा। बहन के द्वारा भेजी गई राखी मिली, धर्म को बीच में नहीं आने दिया। वो मुसलमान थे और रानी कर्मवती हिंदू। धर्म से ऊपर रखा राखी को। बहादुर शाह को हराकर उसने राखी का प्रतिदान दिया। इस तरह स्नेह यानी कि प्यार ने बैर यानी कि शत्रुता को कुचल कर रख दिया, यानी उसे कुचल डाला। दोनों के बीच में जो शत्रुता हिंदू मुस्लिम थे उसको भुला दिया और हुमायूं ने कर्मवती के भाई बहन का ये रिश्ता दुनिया में एक अनूठी, एक अनोखा मिसाल बनाकर रख दिया। तब तो इतिहास के पन्नों में राखी, जब भी राखी का कोई निबंध आता है सबसे पहले इस कहानी को लिखा जाता है, व इस कहानी को याद किया जाता है कि ये राखी की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। इसी संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हुमायूं के पास किसने राखी भेजी? हमने अनुच्छेद में देखा, राखी किसने भेजी? रानी कर्मवती ने। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ पर किसने आक्रमण किया? बहादुर शाह जफर ने। तीसरा प्रश्न है, कर्मवती ने किससे अनुरोध किया? मुगल सम्राट हुमायूं से। कर्मवती कहां की रानी थी? मेवाड़ की। और अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यानी कि राखी का मूल्य। तो ये था आपका पहला अनुच्छेद। तो बच्चों अब हम अपने दूसरे अनुच्छेद पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कुछ पक्षियां हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, जहाँ पे कि आप पानी, पर्वत, पहाड़, कुछ वृक्ष में फूल खिले हुए हैं। तीसरे दृश्य में देखिए आप, तीसरे दृश्य में जो है पानी से भरा हुआ बादल है। और चौथे दृश्य में जिसमें कि एक डाकिया जो है वो घर में आके चिट्ठी दे रहा है। ये डाकिया जब हमें चिट्ठी देकर जाते हैं तो हम इससे अपने परिजनों के लाए हुए संदेशों को पढ़ते हैं, उन्हें जान पाते हैं कि वे लोग कैसे हैं, अच्छे या नहीं। अर्थात पत्र के माध्यम से हम सुख दुख सब जान पाते हैं। परंतु समय का परिवर्तन कैसा है देखो, आज पत्र कोई नहीं लिखता, मोबाइल का जमाना हो गया। लोग मोबाइल लगाते हैं, दूसरे घर बैठे एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते। कोई किसी के पास नहीं जाता उसे पूछने के लिए कि वो कैसा है, क्योंकि मोबाइल में हमें उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई देता है। परंतु ये तो रही हमारी बात। यहाँ पे परिवेश में अर्थात हमारे पर्यावरण में भी कुछ डाकिये का काम करते हैं। जानते हो कौन करते हैं? ये पक्षी और ये बादल, जिसे भगवान ने बनाया। ये लोग भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश में संदेशों को लाना ले जाने का कार्य करते हैं। हर वर्ष पक्षियां अपने मौसम के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार एक देश से दूसरे देश पलायन करते हैं और वो हर देश के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से ये मेघ पता नहीं कहां से पानी ग्रहण करते हैं, भाप बन जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और जहां इनका दिल करता है वहां बारिश के रूप में वर्षा करते हैं। ये भी हमें संदेश देते हैं। तो हम खेतों में काम करते हैं, हम कहते हैं कि वर्षा का मौसम आ गया, अर्थात ये भी हमें कुछ सूचना देते हैं। परंतु ये और क्या सूचना जिसे हम आदमी या हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम इनकी भाषा को नहीं जानते। इनके द्वारा लाए गए संदेश व चिट्ठी कह सकते हैं, जिसे हम तो नहीं पढ़ते। ये प्राकृतिक परिवेश में ये पेड़, ये पानी, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये सब पढ़ते हैं। ये उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसे हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। बस इसी से संबंधित है हमारा दूसरा अनुच्छेद। देखिए, पक्षी और बादल दोनों भगवान के डाकिये का काम करते हैं। जैसे डाकिया घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाता है,
ठीक उसी प्रकार पक्षी भी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं। जो पानी भाव बनकर आसमान की ओर जाता है और फिर बादल बनकर, फिर बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह जाता है और पानी के रूप में बरसता है। ऐसा लगता है मानो पक्षी और बादल हमारे सभी सुख, दुख और उल्लास को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। अर्थात ये पता नहीं अपने संदेशों में क्या क्या लेकर जाते हैं, कौन सा संदेशा ये दूसरे देशों को देते रहे, जिसे सुनकर वहां के पक्षी हमारे देश में या हमारे देश से दूसरे देश पे जाते हैं, जिनकी भाषा हम नहीं समझ पाते। हम इन प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले ये पशु पक्षी, ये बादल, ये पवन, इनकी बातें हम नहीं समझ पाते। अब काश समझते तो शायद बहुत सारी समस्याओं का हल कर लेते। इस प्रकार से प्राकृतिक विपदा को हमें सहना ना पड़ता, परंतु हम इनकी भाषा नहीं समझते। ये हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु उल्टा होता है कि हम इन पे अत्याचार करते हैं और बहुत सारे जो है नुकसान करते हैं, या हम कह सकते पेड़ पौधों को काटते हैं, जिसकी वजह से हमें उससे जो है झेलना पड़ता है, उन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इनकी भाषा को नहीं समझते। परंतु ये पेड़, पानी, पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, जो हम नहीं समझ पाते। तभी तो ये भगवान के डाके हैं और भगवान के डाके बनकर जो है ये सभी देशों में अपने संदेशों को देते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन भगवान के लिए डाकिये का काम करता है? तो बच्चों देखो, मैं आपको अनुच्छेद में बता रही कि आपने उत्तर को कैसे ढूंढना है। कौन भगवान के लिए डाकिये का काम करता है? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के लिए डाकिये का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपके इन्हीं अनुच्छेद में से आपको ढूंढकर निकालना है। अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं, मैंने पहले ही कहा, घुमा फिरा के उत्तर नहीं देना, बिल्कुल सटीक। तो उत्तर जो है आपको इन्हीं के अंदर से ही मिलेगा। तो ये आपका पहला उत्तर है। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है पक्षी और बादल। पहला हम लिख देते हैं, कौन है पक्षी और बादल, जो कि भगवान के लिए डाकिये का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल दूर दूर तक क्या पहुंचाते हैं? संदेशा, जो कि आपको अनुच्छेद में ही मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया है, वो संदेशा पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो भी आपके अनुच्छेद में है। आपका तीसरा प्रश्न है, सही विशेषण लिखिए। हमने वहां पढ़ा था कुशल मंगल, तो होगा यहाँ पर कुशल। विशेषण है बच्चों, ये विशेषण, कुशल विशेषण है, मंगल। चौथा जो हमारा एक शब्द, यानी कि शब्दांशों के लिए एक शब्द, जो चिट्ठी बांटता है। कौन चिट्ठी बांटता है? खाकी वर्दी पहनकर, डाकिया। तो यहाँ पर डाकिया लिखेंगे, जो घर घर जाके सबको चिट्ठियां देता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है पर्यायवाची, यानी कि समानार्थक शब्द, या जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आसमान का क्या लिखेंगे? आप गगन भी लिख सकते हो और आकाश भी लिख सकते हो। तो ये था आपका द्वितीय अनुच्छेद। अब हम जाएंगे हमारे तृतीय और अंतिम अनुच्छेद पे। कहानी दो मित्रों की है। मित्र जिस पे हम पूर्ण विश्वास करते हैं, परंतु हम अपने मित्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं? हमने कई बार पढ़ा, मित्र तो सभी होते हैं, परंतु मित्र की पहचान कब होती है? हम वो अनुच्छेद में अब इस कहानी के जरिए शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो पहले जो आपका चित्र है, दो मित्र है, जंगल में घूमने जा रहे। पीछे से एक रीछ यानी कि भालू आ जाता है, जिसे देखकर दोनों मित्र डर जाते हैं। उनमें से एक मित्र जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था, देखो एक को पेड़ पर चढ़ना आता है, वो दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है। बेचारा दूसरा मित्र थोड़ा मोटू है, खा पी के वो चढ़ नहीं पाता और वो रह जाता है रीछ। परंतु उसको एक बात मालूम थी, क्या कि जो रीछ होते हैं वो मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता है। तो वो जो है नाटक करता है और लेट जाता है, मरे एकदम दम साधे हुए पड़ा रहता है। रीछ उसके पास जाता है, सोचता है ये मर गया, उसे छोड़कर वो चला जाता है। इतने में जो पहला मित्र जो पेड़ पे चढ़ा था, वो नीचे उतरता और पूछता है, अरे मित्र, रीछ ने तेरे कान में क्या कहा? उसने कहा, रीछ ने मेरे कान में कहा, स्वार्थी मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना।
जिसे सुनकर उस मित्र को बड़ी शर्मिंदगी होती है और फिर दोनों मित्र चले जाते हैं। शर्मिंदा इस बात की क्योंकि जब वो निकले तो उन्होंने वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, परंतु देखो वक्त मिलते ही एक अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तो बस इसी संबंधित हमारा तीसरा अनुच्छेद है। एक बार दो मित्र यात्रा पर निकले। कहां? यात्रा पर। उन्होंने यात्रा के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। हम कभी एक दूसरे को विपत्ति में बस छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने रीछ यानी कि भालू को आते देखा। दोनों मित्र घबरा गए। एक मित्र जो है वो पेड़ पर चढ़ना जानता था और वो झट से पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा मित्र मोटा होने के कारण पेड़ पर ना चढ़ सका। इसलिए बच्चों, मोटापा देखो कैसे मुसीबत यानी कि विपत्ति का कारण बना उसके लिए। वो मोटा था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। उसे याद आया, बात उसे पता थी कि रीछ जब उसके पास आया तो उसे सूंघकर मरा हुआ समझकर चला गया। उसे मालूम था कि मैं अगर ऐसा एक्टिंग करूंगा, मैं नाटक करूंगा मरने का, तो रीछ मुझे नहीं खाए, क्योंकि रीछ मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता। उसने वैसा ही किया। उसे सूंघकर मरा हुआ समझकर वे अपने रास्ते, जहां से आया था जंगल में, वो अपने रास्ते चला गया। उसके जाते ही रीछ के चले जाने पर देखो जो पहला मित्र था स्वार्थी, वो पेड़ से उतरा और उसने दूसरे मित्र को उठाकर, लेटा था उसे उठाया, भी जिंदा है या नहीं, उठाया और उठाकर पूछने लगा। क्या पूछा? कि तुम्हारे कान में रीछ ने क्या कहा? देखो उसने क्या उत्तर दिया। उसने कहा, इस पर दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, क्या कहा? स्वार्थी मित्र पर विश्वास मत करो। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वही आपको समय पड़ने पर धोखा देगा। और इसी से हमें जो है अपने मित्रों की पहचान होती है। मित्र तो सभी होते हैं, परंतु आजकल के मित्र बहुत मतलबी होते हैं, स्वार्थी होता है, अपना काम निकल जाने के बाद भाग जाते हैं, जैसे कि इस मित्र ने किया। उसे मरा हुआ या मरता हुआ अकेले ही छोड़ दिया। जैसे ही उसने ये बात सुना तो उसे सुनकर पहले मित्र को बहुत शर्मिंदगी यानी कि उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई, क्योंकि उसने साथ निभाने का वादा किया था। और देखो घर पहुंचने से पहले, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उसने उसका साथ छोड़ दिया और इस प्रकार उसे अपने मित्र की पहचान हो गई। तो उसे संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए, दोनों मित्र ने क्या वादा किया था साथ निभाने का, जो कि पहले उस लाइन में है। देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों मित्र ने साथ निभाने का वादा किया था। ये आपका पहला उत्तर है। तो हम यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखे, दोनों मित्र ने क्या वादा किया? साथ निभाने का। दोनों मित्र किसको देखकर, किसे देखकर घबरा गए? रीछ। रीछ ने दूसरे मित्र को क्या समझकर छोड़ दिया? मरा हुआ। कैसे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए बच्चों? स्वार्थी मित्र पर। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? स्वार्थी मित्र। तो बच्चों, ये थे आपके तीनों अनुच्छेद जिसे हमने ध्यान से पढ़ा और समझा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले अनुच्छेद में हिंदू मुस्लिम एकता और राखी के महत्व को दर्शाया गया, किस प्रकार से एक मुस्लिम भाई अपने हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए वो राखी के महत्व को समझता, उसकी रक्षा करने के लिए पहुंचता है। दूसरे अनुच्छेद में पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं और जो संदेशा लाने ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात एक महादेश से दूसरे महादेश में जो है संदेशों को पहुंचाते हैं। और तीसरे अनुच्छेद में है कि विपत्ति के समय ही हमें अपने मित्रों की पहचान होती है। हम अपने मित्र की पहचान जिसे हम वक्त आने पे ही करते हैं और जो मुसीबत में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो आज का विषय मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो आप लोगों को अनुच्छेद मैंने समझाया वो आपको समझ आए और परीक्षा में जब आपके अनुच्छेद आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। धन्यवाद।